नमस्कार। देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम रिसर्च में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। रिसर्च में आज बात होगी शौर्य गाथा के 25 साल पर। आज यानी 26 जुलाई को भारत पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध को पूरे 25 साल हो गए हैं। इसके साथ ही भारतीय सेना द्वारा किया गया ऑपरेशन विजय भी अपने 25 साल पूरे कर लिए हैं। हर साल 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। कारगिल युद्ध के 25 साल की कहानी उन शूर वीरों की है जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए देश के लिए हंसते हंसते कारगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। 25 साल पहले भारत के वीर सपूतों ने पाकिस्तानी सैनिकों के मंसूबों को परास्त करते हुए कारगिल की चोटियों पर तिरंगा फहराया था। 26 जुलाई 1999 को वो दिन हर भारतवासी के लिए गर्व का दिन था। गर्व से भरे इस दिन को तभी से हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए जानते हैं विजय दिवस की शौर्य गाथा की कहानी। भारत ने 26 जुलाई 1999 में पाकिस्तानी सेना को खदेड़ते हुए कारगिल में विजय पताका फहराया था। इसके बाद से ही हर साल 26 जुलाई के दिन भारत कारगिल विजय दिवस मनाता है। ये दिन उन सैनिकों की बहादुरी को समर्पित है जिन्होंने भारत को जीत दिलाई। साथ ही उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिन है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल के द्रास पहुंचकर कारगिल के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही वीर योद्धाओं के योगदान को याद किया। कारगिल की लड़ाई, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल जिले में हुए सशस्त्र संघर्ष का नाम है। इस लड़ाई की जीत के उपलक्ष्य में भारत 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाता है। यहाँ हम आपको बता दें कि पाकिस्तान की सेना और कश्मीरी उग्रवादियों ने LOC करके भारत की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। हालांकि इंडियन आर्मी के बहादुर जवानों ने न सिर्फ पाकिस्तान को इस लड़ाई में धूल चटाई बल्कि शौर्य की एक ऐसी मिसाल पेश की जो इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बना गई। इस लड़ाई की शुरुआत 3 मई 1999 को ही हो गई थी, जब पाकिस्तान ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर 5000 से भी ज़्यादा सैनिकों के साथ घुसपैठ कर कब्जा जमा लिया था। भारत सरकार को जब घुसपैठ की जानकारी मिली तब पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया। पाकिस्तान ने दावा किया था कि इस लड़ाई में लड़ने वाले सभी कश्मीरी उग्रवादी हैं, लेकिन युद्ध में बरामद हुए दस्तावेजों और पाकिस्तानी नेताओं के बयानों से साबित हुआ कि पाकिस्तान की सेना प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल थी। यहाँ आपको बता दें कि कैसे और कब पाकिस्तानी घुसपैठ का सेना को पता चला था। 8 मई 1999 को पाकिस्तान की 6 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के कैप्टन इफ्तियार और लांस हवलदार अब्दुल हकीम 12 सैनिकों के साथ कारगिल की आजम चौकी पर कब्जा जमाए बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि कुछ भारतीय चरवाहे कुछ दूरी पर अपने मवेशियों को चरा रहे थे। पाकिस्तानी सैनिकों ने आपस में इन चरवाहों को बंदी बनाने को लेकर चर्चा की, लेकिन जब उन्हें लगा कि ऐसा करने की सूरत में चरवाहे उनका राशन खा जाएंगे तो उन्होंने उन्हें वहां से जाने दिया। कुछ देर बाद ये चरवाहे भारतीय सेना के 6-7 जवानों के साथ वहां वापस लौटे और पाकिस्तान के नापाक इरादों की पोल खुल गई। बात आती है कि पाकिस्तान क्यों कारगिल पर कब्जा जमाना चाहता था। इसलिए कब्जा जमाना चाहता था पाकिस्तान का मकसद यही था कि भारत की सुदूर उत्तर की टिप पर सियाचिन ग्लेशियर की लाइफ लाइन NH-1D को किसी तरह काट कर उस पर नियंत्रण किया जाएगा। पाकिस्तानी सैनिक उन पहाड़ियों पर आना चाहते थे जहां से वे लद्दाख की ओर जाने वाली रसद के जाने वाले काफिलों की आवाजाही को रोक दें और भारत को मजबूर होकर सियाचिन छोड़ना पड़े। दरअसल मुशर्रफ को ये बात बहुत बुरी लगी थी कि भारत ने 1984 में सियाचिन पर कब्जा कर लिया था। उस समय वो पाकिस्तान की कमांडो फोर्स में मेजर हुआ करते थे। उन्होंने कई बार उस जगह को खाली करवाने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। एयरफोर्स और वो फोर्स ने बदला लड़ाई का रुख। कारगिल की लड़ाई शुरू में भारत के लिए काफ़ी मुश्किल साबित हो रही थी, लेकिन वो फोर्स और एयरफोर्स की
एंट्री ने पूरी तस्वीर ही बदल दी। वो फोर्स तोपों के हमले तो इतने भयानक और सटीक थे कि उन्होंने पाकिस्तानी चौकियों को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। पाकिस्तानी सैनिक बिना किसी रसद के लड़ रहे थे और भारतीय सैनिकों की दिलेरी के आगे उनकी एक नहीं चल पा रही थी। वहीं कारगिल में वायुसेना की सबसे बड़ी भूमिका मनोवैज्ञानिक थी, क्योंकि पाकिस्तानी सैनिकों को जैसे ही ऊपर से भारतीय जेटों की आवाज सुनाई पड़ती थी, वे बुरी तरह घबरा जाते थे और इधर उधर भागने लगते थे। कारगिल की लड़ाई में भारत ने जहां बहुत कुछ खोया, वहीं पाकिस्तान पूरी तरीके से बर्बाद होकर रह गया। इस जंग में जहां भारत के 527 सैनिक शहीद हुए थे, वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के मुताबिक उनके 2700 से 4000 सैनिक मारे गए थे। जंग के बाद पाकिस्तान में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता बढ़ गई और नवाज शरीफ की सरकार को हटाकर परवेज मुशर्रफ सत्ता पर काबिज हो गए। वहीं भारत में जंग ने देश प्रेम को उफान पर ला दिया और अर्थव्यवस्था को भी काफ़ी मजबूती मिली। इस युद्ध से प्रेरणा लेकर कई फिल्में भी बनी, जिनमें एलओसी, लक्ष्य और धूप का जिक्र खास तौर पर किया जा सकता है। कारगिल से सीख लेकर भारत के ने किए कई पुख्ता इंतजाम। कारगिल की लड़ाई से सीख लेकर भारत ने सीमा पर सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए। सरकार ने एक तरफ जहां रक्षा बजट को और बढ़ाया, वहीं सेना की क्षमता बढ़ाने पर भी काम शुरू हुआ। जंग के दौरान कई तरह की अनियमितताएं भी सामने आई थी, जिन्हें दूर करने के प्रयास हुए। साथ ही सीमा पर लगातार निगरानी की व्यवस्था की गई। कारगिल की लड़ाई ने भारत को वक्त पर कुछ ऐसे सबक दिए जो सीखने बेहद ज़रूरी थे। अपनी गलतियों से सीख लेकर भारत ने लगातार सुधार जारी रखा और आज इस स्थिति में पहुंच गया कि एक साथ दो मोर्चों पर बड़ी आसानी से दुश्मनों का वो मुकाबला कर सकता है, उन्हें संभाल सकता है। वैसे देखा जाए तो इस युद्ध की पृष्ठभूमि काफ़ी लंबी है। 1947 में भारत के विभाजन से पहले कारगिल लद्दाख की एक तहसील थी, जो कि एक विरल आबादी वाला क्षेत्र था, जिसमें विविध भाषाई, जातीय और धार्मिक समूह के लोग रहते थे, जो दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे पहाड़ों से अलग अलग घाटियों में रहते थे। 1947 से 1948 का भारत पाकिस्तान युद्ध नियंत्रण रेखा द्वारा लद्दाख जिले के दो भागों में विभाजित करने के साथ समाप्त हुआ, जिसमें स्कार्दू तहसील पाकिस्तान अब गिलगित बल्टिस्तान का हिस्सा है में चली गई। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान की हार के बाद दोनों देशों ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें उस सीमा के संबंध में सशस्त्र संघर्ष में शामिल न होने का वादा किया गया। कारगिल शहर श्रीनगर से 205 किलोमीटर करीब 127 मील दूर एलओसी के पार उत्तरी क्षेत्रों की ओर स्थित है। हिमालय की अन्य क्षेत्रों की तरह कारगिल में महाद्वीपीय जलवायु है। गर्मियां ठंडी होती हैं और रातें ठंडी होती हैं, जबकि सर्दियों की लंबी और ठंडी होती है और तापमान अक्सर 49 डिग्री सेल्सियस से 54 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है। श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला एक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 कारगिल से होकर गुजरता है। घुसपैठ और लड़ाई का गवाह बनने वाला इलाका 160 किलोमीटर तकरीबन 100 मील लंबा रिज है, जो श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क पर स्थित है। राजमार्ग के ऊपर की चोटियों पर सैन्य चौकियां आमतौर पर लगभग 5000 मीटर, माना जाए तो 16000 फीट ऊंची थी, जिसमें से कुछ 5485 मीटर जितनी ऊंची थी। जिले की राजधानी कारगिल के अलावा संघर्ष में अग्रिम पंक्ति के पास आबादी वाले इलाकों में मुश्कोह घाटी और कारगिल के दक्षिण पश्चिम में द्रास शहर, साथ ही बटालिक सेक्टर और कारगिल के उत्तर पूर्व में अन्य इलाके शामिल थे। कारगिल को आंशिक रूप से इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि ये इलाका कई खाली सैन्य ठिकानों पर अग्रिम कब्जा करने के लिए अनुकूल था। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण विशेषताओं और चोटियों के ऊपर अच्छी तरह से तैयार रक्षात्मक चौकियों के साथ ऊंची जमीन पर एक रक्षक को किले के समान लाभ प्राप्त होंगे। पर्वतीय युद्ध में किसी रक्षक को ऊंची जमीन से हटाने के लिए किसी भी हमले के लिए हमलावरों और रक्षकों के अनुपात में कहीं अधिक वृद्धि की आवश्यकता होती है और उच्च ऊंचाई और ठंड के तापमान से कठिनाइयां और बढ़ जाती हैं। कारगिल पाकिस्तान के नियंत्रण वाले शहर
स्कार्दू से सिर्फ 173 किलोमीटर दूर है, जो पाकिस्तानी लड़ाकों को रसद और तोपखाने की सहायता प्रदान करने में सक्षम था। कारगिल और स्कार्दू के बीच एक सड़क मौजूद है, जिसे 1949 में बंद कर दिया गया था। वहीं कारगिल शहर रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद दोनों पड़ोसियों के सैन्य बलों की ओर से अपेक्षाकृत कुछ ही प्रत्यक्ष सशस्त्र संघर्षों की एक लंबी अवधि रही थी। दोनों देशों द्वारा आसपास के पर्वतीय चोटियों पर सैन्य चौकियों की स्थापना करके सियाचिन ग्लेशियर को नियमित करने के प्रयासों और 1980 के दशक में परिणाम स्वरूप सैन्य झड़पों के बावजूद 1990 के दशक के दौरान कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों के कारण तनाव और संघर्ष बढ़ गया, जिनमें से कुछ पाकिस्तान द्वारा समर्थित थे। 1998 में दोनों देशों द्वारा परमाणु परीक्षण किए जाने से तेजी से आक्रामक माहौल बन गया। स्थिति को शांत करने के प्रयास में दोनों देशों ने फरवरी 1999 में लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। 1998-1999 की सर्दियों के दौरान पाकिस्तानी सशस्त्र बलों के कुछ तत्व गुप्त रूप से पाकिस्तानी सैनिकों और अर्धसैनिक बलों को प्रशिक्षण दे रहे थे और उन्हें कथित तौर पर मुजाहिदीन की आड़ में नियंत्रण रेखा के भारतीय क्षेत्र में भेज रहे थे। इस घुसपैठ को ऑपरेशन बद्र नाम दिया गया था। इसका उद्देश्य कश्मीर और लद्दाख के बीच संपर्क को तोड़ना था और भारतीय सेना को सियाचिन ग्लेशियर से वापस बुलाना था, जिससे भारत को व्यापक कश्मीर विवाद के समाधान के लिए बातचीत करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पाकिस्तान का यह भी मानना था कि क्षेत्र में कोई भी तनाव कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करेगा, जिससे उसे शीघ्र समाधान प्राप्त करने में मदद मिलेगी। फिर भी एक और लक्ष्य जम्मू और कश्मीर में एक दशक से चल रहे विद्रोह का मनोबल बढ़ाना हो सकता है, जिसमें सक्रिय भूमिका निभाई जा सकती है। पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज, जो उस समय ISI विश्लेषण विंग के प्रमुख थे, ने पुष्टि की है कि कोई मुजाहिदीन नहीं थे, बल्कि केवल नियमित पाकिस्तानी सेना के सैनिक थे जिन्होंने कारगिल युद्ध में भाग लिया था। कोई मुजाहिदीन नहीं थे, केवल टेप किए गए वायरलेस संदेश थे जो किसी को भी मूर्ख नहीं बना सके। हमारे सैनिकों को हाथ में हथियार और गोला बारूद के साथ बंजर पहाड़ियों पर कब्जा करने के लिए मजबूर किया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल अजीज ने जनवरी 2013 में द नेशन दैनिक में अपने लेख में लिखा था, भारत के तत्कालीन सेना प्रमुख वेद प्रकाश मलिक और कई विद्वानों के अनुसार रसद आपूर्ति मार्गों के निर्माण सहित इसकी पृष्ठभूमि की अधिकांश योजना बहुत पहले ही बना ली गई थी। 1980 और 1990 के दशक के दौरान कई मौकों पर सेना ने पाकिस्तानी नेताओं, जिसमें जियाउल हक और बेनजीर भुट्टो, को कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ के लिए इसी तरह के प्रस्ताव दिए थे। लेकिन राष्ट्रों को पूर्ण युद्ध में उलझाने के डर से योजनाओं को टाल दिया गया था। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अक्टूबर 1998 में परवेज मुशर्रफ के सेनाध्यक्ष नियुक्त होने के तुरंत बाद हमले की योजना फिर से सक्रिय कर दिया था। युद्ध के बाद कारगिल संघर्ष के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने दावा किया कि उन्हें योजनाओं के बारे में पता नहीं था और उन्होंने पहली बार स्थिति के बारे में तब जाना जब उन्हें भारत में उनके समकक्ष अटल बिहारी वाजपेयी का एक ज़रूरी फ़ोन आया। शरीफ ने इस योजना के लिए मुशर्रफ और उनके 2 या 3 साथियों को जिम्मेदार ठहराया। एक दृष्टिकोण जो कुछ पाकिस्तानी लेखकों द्वारा साझा किया गया कि उन्होंने कहा कि मुशर्रफ सहित केवल 4 जनरलों को योजना की जानकारी थी। हालांकि मुशर्रफ ने दावा किया कि शरीफ को 20 फरवरी को वाजपेयी की लाहौर यात्रा से 15 दिन पहले कारगिल ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी गई थी। कारगिल युद्ध के 3 प्रमुख चरण थे। सबसे पहले पाकिस्तान ने कश्मीर के भारतीय नियंत्रित हिस्से में सेना की घुसपैठ की और रणनीतिक स्थानों पर कब्जा कर लिया, जिससे
वह NH-1 को अपनी तोपखाने की आग की सीमा में लाने में सक्षम हो गया। अगले चरण में भारत ने घुसपैठ का पता लगाया और इसका जवाब देने के लिए सेना जुटाई। अंतिम चरण में भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच बड़ी लड़ाई हुई, जिसके परिणाम स्वरूप भारत ने पाकिस्तानी सेना के कब्जे वाले अधिकांश क्षेत्रों पर फिर से कब्जा कर लिया और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद पाकिस्तानी सेना LOC के पार वापस चली गई। फरवरी 1999 के दौरान पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा के भारतीय हिस्से में कुछ चौकियों पर कब्जा करने के लिए सेना भेजी। कुलीन विशेष सेवा समूह के सैनिकों के साथ साथ नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की 4 से 7 बटालियन, एक अर्धसैनिक रेजिमेंट जो उस समय नियमित पाकिस्तानी सेना का हिस्सा नहीं थी, ने गुप्त रूप से और खुले तौर पर भारतीय नियंत्रित क्षेत्र के 132 सुविधाजनक स्थानों पर ठिकाने स्थापित किए। कुछ रिपोर्टों के अनुसार इन पाकिस्तानी सेनाओं को कश्मीरी गुरिल्लाओं और अफगान भाड़े के सैनिकों का समर्थन प्राप्त था। जनरल वेद मलिक के अनुसार घुसपैठ का बड़ा हिस्सा अप्रैल में हुआ था। पाकिस्तानी घुसपैठ निचली मुश्कोह घाटी की ऊंचाइयों पर द्रास में मारपोला रिज लाइन के साथ, कारगिल के पास काकसर में, सिंधु नदी के पूर्व में बटालिक सेक्टर में, चौरबत ला सेक्टर के ऊपर की ऊंचाइयों पर जहां नियंत्रण रेखा उत्तर की ओर मुड़ती है, और सियाचिन क्षेत्र के दक्षिण में तुर्तुक सेक्टर में हुई। भारत ने घुसपैठ का पता लगाया और लामबंद हो गया। प्रारंभ में कई कारणों से इन घुसपैठों का पता नहीं चला। पाकिस्तानी सेना द्वारा घुसपैठ किए गए कुछ क्षेत्रों में भारतीय गश्ती दल नहीं भेजे गए थे और कुछ क्षेत्रों में पाकिस्तान द्वारा भारी तोपखाने की गोलाबारी ने घुसपैठियों को कवर प्रदान किया। लेकिन मई के दूसरे सप्ताह तक कैप्टन सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक भारतीय गश्ती दल पर घात लगाकर हमला किया गया, जिन्होंने बटालिक सेक्टर में एक स्थानीय चरवाही की सूचना पर कार्रवाई की, जिससे घुसपैठ का पर्दाफाश हो गया। प्रारंभ में घुसपैठ की प्रकृति या सीमा के बारे में बहुत कम जानकारी के साथ क्षेत्र में भारतीय सैनिकों ने ये मान लिया कि घुसपैठिए जिहादी थे और दावा किया कि वे उन्हें कुछ दिनों के भीतर बाहर निकाल देंगे। बाद में LOC के साथ अन्य जगहों पर घुसपैठ की खोज और घुसपैठियों द्वारा नियोजित रणनीति में अंतर के कारण भारतीय सेना को यह एहसास हुआ कि हमले की योजना बहुत बड़े पैमाने पर है। भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय के साथ जवाब दिया, जिसमें 20,000 भारतीय सैनिकों को शामिल किया गया। हालांकि इलाके की प्रकृति के कारण डिवीजन और कोर ऑपरेशन नहीं किए जा सके। बाद की लड़ाई ज़्यादातर ब्रिगेड या बटालियन स्तर पर आयोजित की गई थी। वास्तव में भारतीय सेना के 2 डिवीजन, जिनकी संख्या 20,000 थी, साथ ही भारत के अर्धसैनिक बलों और वायुसेना के कई हजार सैनिकों को संघर्ष क्षेत्र में तैनात किया गया था। इस प्रकार कारगिल द्रास सेक्टर पर सैन्य अभियान में शामिल भारतीय सैनिकों की कुल संख्या 30,000 के करीब थी। संघर्ष के चरम पर रसद और बैकअप प्रदान करने वालों सहित घुसपैठियों की संख्या लगभग 5,000 बताई गई है। इस आंकड़े में पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के सैनिक शामिल हैं, जिन्होंने अतिरिक्त तोपखाने का समर्थन प्रदान किया। भारतीय वायुसेना ने 26 मई को भारतीय भूमि बलों की लामबंदी के समर्थन में ऑपरेशन सफ़ेद सागर शुरू किया। भारतीय सरकार ने अवांछनीय वृद्धि के डर से केवल 25 मई को वायु शक्ति के सीमित उपयोग को मंजूरी दी। इस आदेश के साथ ही भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जेट किसी भी परिस्थिति में LOC पार नहीं करेंगे। ये पहली बार था जब वैश्विक स्तर पर इतने ऊंचे स्थानों पर कोई हवाई युद्ध लड़ा गया था, जिसमें समुद्र तल से 1800 से 5,500 मीटर से 18,000 फीट की ऊंचाई पर लक्ष्य थे। इन ऊंचाइयों पर दुर्लभ हवा ने हवा से जमीन पर मार करने वाले हथियारों जैसे रॉकेट, डंब और लेजर गाइडेड बमों के ब्लास्टिक प्रक्षेप पथ को प्रभावित किया। पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा बिल्कुल भी विरोध नहीं किया गया, जिससे भारतीय वायुसेना को अपने हमलों को अंजाम देने की स्वतंत्रता मिल गई। खराब मौसम की स्थिति और सीमाओं ने बम भार और इस्तेमाल की जा सकने वाली हवाई
पट्टियों की संख्या को प्रभावित किया। मिराज 2000 बेड़ों को छोड़कर, जिसने 30 मई को परिचालन शुरू किया था। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन तलवार के तहत आपूर्ति मार्गों को काटने के लिए पाकिस्तानी बंदरगाहों, मुख्य रूप से कराची बंदरगाह को अवरुद्ध करने की भी तैयारी की। कश्मीर का इलाका पहाड़ी और ऊंचाई पर है। यहाँ तक कि सबसे अच्छी सड़कें जैसे कि श्रीनगर से लेह तक राष्ट्रीय राजमार्ग केवल 2 लेन की है। ऊबड़ खाबड़ इलाके और सकरी सड़कों ने यातायात को धीमा कर दिया और अधिक ऊंचाई, जिसने विमानों की भार ले जाने की क्षमता को प्रभावित किया। NH1 राजमार्ग का वास्तविक खंड, जो पाकिस्तान आग के अधीन था, पर नियंत्रण भारत के लिए प्राथमिकता बना। अपने 130 से अधिक गुप्त रूप से कब्जे वाले अवलोकन चौकियों से पाकिस्तानी सेना के पास NH1 पर अप्रत्यक्ष तोपखाने की आग लगाने के लिए एक स्पष्ट दृष्टि थी, जिससे भारतीयों को भारी नुकसान हुआ। ये भारतीय सेना के लिए एक गंभीर समस्या थी, क्योंकि राजमार्ग मुख्य रसद और आपूर्ति मार्ग था। धमनी सड़क पर पाकिस्तानी गोलाबारी ने लेह को काटने की धमकी दी। कारगिल युद्ध के दौरान लड़ाई जीतने के बाद भारतीय सेना की पहली प्राथमिकता NH1 के तत्काल आसपास के चोटियों पर फिर से कब्जा करना था। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय सैनिकों ने सबसे पहले द्रास में टाइगर हिल और टोलिंग परिसर को निशाना बनाया, जो श्रीनगर लेह मार्ग पर हावी था। इसके तुरंत बाद बटालिक तुरटोक उप क्षेत्र में इसका अनुसरण किया, जो सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंच प्रदान करता था। 14 जून को भारतीय सैनिकों द्वारा टोलोलिंग पर पॉइंट 4590 पर फिर से कब्जा करना महत्वपूर्ण था। इस तथ्य के बावजूद कि इसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना को संघर्ष के दौरान एक ही लड़ाई में सबसे अधिक हताहतों का सामना करना पड़ा। हालांकि राजमार्ग के आसपास के अधिकांश चौकियां जून के मध्य तक साफ कर दी गई थीं, लेकिन द्रास के पास राजमार्ग के कुछ हिस्सों में युद्ध के अंत तक छिटपुट गोलाबारी हुई। कारगिल युद्ध में भारतीय वायुसेना के MiG-21 विमानों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। एक बार जब भारत ने NH1 के ऊपर की पहाड़ियों पर नियंत्रण हासिल कर लिया, तो भारतीय सेना ने हमलावर सेना को LOC के पार वापस खदेड़ना शुरू कर दिया। अन्य हमलों के साथ साथ तोलोलिंग की लड़ाई ने धीरे धीरे लड़ाई को भारत के पक्ष में मोड़ दिया। तो जिस तरह से कारगिल का युद्ध भारतीय सैनिकों ने लड़ा, जिस जांबाजी के साथ, जिस वीरता के साथ हमारे सैनिकों ने ये लड़ाई लड़ी, और इसी का ये परिणाम था कि भारत ने ये लड़ाई जीती। और यही कारण है कि विजय दिवस के रूप में 26 जुलाई को मनाया जाता है और 25 साल पूरे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्रास पहुंचकर सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और कारगिल युद्ध में जो शहीद हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और निश्चित तौर पर कारगिल की ये लड़ाई, ये जंग हमेशा याद रहेगी कि किस तरह से भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। आज रिसर्च में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे पर, जिस पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उसके अंदर की आखिर खबर क्या है। देश न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।